चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास शुरू किया जाए। हाँ हाँ, ठीक है। क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में पीछे बैठ जाओ। जल्दी जल्दी बैठो, शुरू कर रहे हैं, टाइम हो गया। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़े थे। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कितने भागों में बंट जाता है? 7 भागों में बंट जाता है। मतलब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से निकलता है, गुजरता है, तो वो 7 भागों में बंट जाता है। 7 भाग मतलब कौन सा? विबग्योर। सबसे ज्यादा कौन होता है, किसका होता है डिस्पर्सन? वायलेट का। और सबसे कम किसका होता है? रेड का। ये हम लोग देख लिए थे, क्योंकि वायलेट का स्पीड जो होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है, इसीलिए उसका डिस्पर्सन सबसे ज्यादा होता है। और वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब वाइस वर्सा मतलब उसका जस्ट उल्टा, कि रेड का सबसे ज्यादा कम डिस्पर्सन होता है क्योंकि उसका स्पीड सबसे ज्यादा है। फिर हम लोग पढ़े कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें हम लोग क्या पढ़े कि जब वायुमंडल में प्रकाश आता है तो वो धूल, छोटे छोटे धूल कणों, जिसको एरोसॉल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, उससे टकरा के फैल जाता है। यही फैलने के क्रिया को हम लोग स्कैटरिंग या प्रकाश का प्रकीर्णन बोल रहे थे। इसमें एक हम लोग रेले का नियम पढ़े, जिसमें कि हम लोग बोले कि प्रकीर्णन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्ध्य के पावर 4 का। मतलब जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा उतना कम प्रकीर्णन होगा। साथ में बोलो ना तुम लोग। जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य हो गया उतना क्या होगा? कम प्रकीर्णन होगा। और जितना कम तरंग दैर्ध्य होगा उतना ज्यादा प्रकीर्णन होगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस में है? विबग्योर में। वायलेट में सबसे कम है, तो इसीलिए उसका प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होगा। और रेड का जो है क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे ज्यादा है, तो उसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर था। फिर उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़े थे कि आकाश जो होता है वो नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है। और उसमें बैगनी और नीला जो है, शुरू वाला जो वो है। पीछे आओ, बिना बात किए घुसो ना, पीछे लेट से आओ, गप करते हुए मत घुसो ना, ठीक है। तो प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश जब आता है हमारे वायुमंडल में, तो वो क्या होता है? विबग्योर जो पूरा है उसमें शुरू वाला जो है वो ज्यादा हो रहा है। हम लोग देख चुके हैं प्रकीर्णन शुरू वाले का, यानी कि स्कैटरिंग शुरू वाले का ज्यादा होता है और ऐसे ऐसे कमता है। तो शुरू का तीनों लगभग नीला है, इसीलिए प्रकीर्णन होके वो नीला लगता है प्रकाश। उसी के तरीके से समुद्र भी जो होता है वो भी क्यों नीला लगता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन समुद्र जो है नीला लगने का उसका एक और रीजन क्या है? आकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कौन सा देखे इसमें कि उगता सूरज और डूबता सूरज जो होता है वो अधिक लाल क्यों दिखता है? तो वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि बाकी सारा रंग जो होता है वो स्कैटर होके वो चला जाता है कहीं और, आंख तक नहीं पहुंचता है। लाल रंग क्योंकि सबसे कम स्कैटर होता है, वो तुम्हारे आंख तक पहुंच जाता है, वो पहुंचता है ना लाल, इसीलिए वो लाल दिखता है। ठीक है, और एक इसी में एक मिलता जुलता क्वेश्चन ये था कि सूरज उगने के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक क्यों दिखता है? तो वो उसका क्या होगा? अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन होगा। पीछे क्या हुआ इतना? क्या हो रहा है पीछे? क्या दिक्कत है? बाहर जाके डिस्कशन करो ना, यहां पे डिस्कशन कोई बात नहीं, बाहर को तुम लोग करो, यहां पे पूरा क्लास मत डिस्टर्ब करो। आगे देखो, जिसको प्रॉब्लम है बाहर जाके सुलटाओ, यहां नहीं सुलटाओ। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा खतरे का निशान क्या होता है? रेड यानी कि लाल होता है, क्योंकि उसका लाल कलर का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, तो वो ज्यादा दूर तक दिखेगा। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। इक्लिप्स टॉपिक कर ले रहे हैं, फिर आगे उसके बाद हम लोग लेंस वगैरह पे जाएंगे। ठीक है, इक्लिप्स पीएससी होगा ना। सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। कोई बता सकता है क्या होता है सूर्य ग्रहण? सबको पता है, बहुत आसान सा बात है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको निपटाएंगे। क्या होता है? जब अर्थ यानी कि पृथ्वी क्या
नहीं, पृथ्वी कहां किसके बीच में जाएगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है उसको हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो जल्दी से लिखो इसमें, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच। इस टॉपिक को बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, एक बेसिक सा बात है जो मोस्ट ऑफ द लोग को पता है, तो जल्दी इसको फिनिश कर देंगे हम लोग। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब सूर्य का कुछ भाग, तब सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, तब चंद्रमा का कुछ भाग, तब चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत बेसिक सा यही क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें क्या होता है। ठीक है, कौन बीच में आ जाता है, कौन बाहर आ जाता है। कुछ एग्जाम्स में इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए एक बार लिखवा दिए। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन कहां आ रहा था। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, मून दिखता है ना, अंधेरा हो जा रहा है। सूर्य चंद्रग्रहण तो सब लोग हम लोग देखे हैं ना, थाली में पानी डाल के, आंख से डायरेक्ट देखना मना होता है या चश्मा लगा के। तो क्या होता है, सन और दिखना बंद हो जाता है। क्यों दिखना बंद हो जाता है कि भाई बीच में मून आ जाता है, इसीलिए सन का लाइट नहीं दिखता है। ऐसे मून हम लोग के यहाँ ज्यादातर पार्शियल सन ग्रहण लिखता है कि आधा सन पे दिख रहा है, आधा सन नहीं दिख रहा है। ठीक है, और फुल सोलर इक्लिप्स होता है जिसमें कि पूरा अंधेरा हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में यूएस में या कहीं आया था, देखे थे, उसका वीडियो काफी वायरल हो रहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो गया तुम्हारा लूनर इक्लिप्स यानी कि तुम्हारा चंद्र ग्रहण। उसमें क्या होता है कि चंद्र सूरज का और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, तो इसका अर्थ का जो परछाई है वो मून पे पड़ता है। सूरज से लाइट निकला, अर्थ का परछाई मून पे पड़ रहा है, तो इसीलिए मून जो है वो अच्छे से नहीं दिख रहा है। कुछ पार्ट मून का खुद का लाइट होता है अपना, नहीं, वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो सन का लाइट वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए मून नहीं दिखता है। इसी को हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, इसी से रिलेटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, जिसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोल रहे थे। अब हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें पहले लिख लो प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें किरणों कर देना, प्रकाश की किरणों का किसी चिकनी सतह पे, प्रकाश की किरणों का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना, प्रकाश की किरणों का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
ठीक है, प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो किसी अगर चिकनी सरफेस से टकरा कर वापस लौट रहे हैं उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रकाश का जब परावर्तन होता है यहां पे मीडियम बदल रहा है, माध्यम बदल रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है क्या लाइट? नहीं जा रहा है। वहां पे हम लोग एक चीज पढ़े थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम लोग क्या पढ़े थे कि उसमें भी प्रकाश जिस मीडियम से जा रहा है उसी मीडियम में वापस आ रहा है। यही पढ़े थे ना कि जिस माध्यम से मान लो पानी से हवा में जा रहा था वो हवा में नहीं जाके वापस पानी में ही आ गया, इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे थे या पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल रहे थे। उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें भी उस जिस माध्यम से आ रहा था उसी में आ रहा है, इसमें भी जिस माध्यम में उसी में, दोनों में फर्क क्या दिख रहा है? सबसे बेसिक फर्क, उसमें क्रिटिकल एंगल का बात हो रहा था, जब तक क्रिटिकल एंगल से क्रांतिक से ज्यादा नहीं होगा तब तक वो वापस नहीं जाएगा और वो दूसरे माध्यम में चला जाएगा, पहला डिफरेंस। और सबसे बेसिक डिफरेंस यहां दूसरे माध्यम का कोई बात ही नहीं आ रहा है, एक ही माध्यम का बात आ रहा है और एक चिकनी सरफेस कहीं भी उस माध्यम में रख दे, जैसे हवा एक माध्यम है और यहां हम एक आईना रख दे तो जो टकरा के लाइट अपना प्रतिबिंब देखेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। लेकिन अगर पानी के अंदर से जब हम लोग रॉड, पानी में डूबा हुआ जब रॉड है वो टेढ़ा दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि कुछ लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो रहा है। और अगर कई ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाह रहा है लेकिन वो क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण बना रहा है, इसीलिए वो वापस अपने ही माध्यम में लौट जा रहा है। वहां पे उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या हो रहा था? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाह रहा था और क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जा रहा था, तभी हो रहा था। यहां पे ऐसा क्रिटिकल एंगल वाला कोई बात नहीं है, यहां पे अलग अलग माध्यम वाला बात नहीं है, एक ही माध्यम का बात कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? दोनों को हम लिंक कर दिए हल्का सा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये बेस, इसमें क्या हो रहा है? एक लाइट आ रहा है, वो किसी चिकनी सतह से टकरा रहा है और वो वापस चला जा रहा है। एक मतलब ढेरी प्रकाश है, हम एग्जांपल के लिए एक लाइट से समझाया जाता है। तो एमएन जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण या इंसिडेंट रे। उसके बाद जो निकला, जो एमपी निकला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये जो एंगल है, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि परावर्तन कोण जो होता है वो क्या होगा? ये किरण का एंगल इसके साथ होगा क्या? नीचे के सतह के साथ? नहीं, क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्ट अपवर्तन के समय ही पढ़ लिए थे ये बात कि कभी भी कोई भी एंगल बनेगा वो किससे बनाते हैं हम लोग? नॉर्मल से हम लोग या परपेंडिकुलर से हम लोग बनाते हैं। तो इसीलिए एंगल जो है ये एंगल नहीं होके ये वाला एंगल होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि परावर्तन कोण जो बोलेंगे तो वो कौन सा होगा? वैसा एंगल जो परावर्तन किरण अपने परपेंडिकुलर सरफेस के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर बनाता है, यानी कि अभिलंब से बनाता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस या परावर्तन कोण। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर जो हम बोले कि जो परावर्तन कोण आपतित किरण है वो जो एंगल बनाएगा अभिलंब से, उस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतित कोण। और जो एंगल रिफ्लेक्ट होने के बाद बनाएगा, जो रिफ्लेक्ट हो गया है, जो वो परावर्तित जो ये है निकल चुका है लाइट, जो परावर्तन होने के बाद निकल रहा है, वो लाइन जब नॉर्मल यानी कि अभिलंब से जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें लिखो एमएन, ये डायग्राम बना लेना। ये डायग्राम दिख रहा है ना सबको? पीछे नहीं दिख रहा है क्या डिस्क के कारण? ठीक है, सिंपल एक नीचे मिरर डाल दिए हैं, एक लाइट को भेजे हैं, इंसिडेंट किए और एक लाइट को रिफ्लेक्ट किए उसी लाइट को। फिर दिख रहा है? ये डायग्राम बना दो, बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्शन, इसमें ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है। हम लोग जब रिफ्रैक्शन तुम लोग समझ चुके हो, जब अपवर्तन समझ चुके हो, तो परावर्तन तो भाई बच्चा है उसके सामने। एग्जाम क्लास के बाद, इतना क्लास में वो नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा कप नहीं क्लास में। ठीक है, चलो ये सबका डायग्राम बन गया। यहां पे लिख दो mn इज इक्वल टू इंसिडेंट रे या आपतित किरण
एम एन एंगल का बात नहीं कर रहे, ये एम एन, ये लाइन को हम एम एन बोल रहे हैं। ये एम एन क्या है? ये लाइन कौन सा किरण है? ये आपतित किरण है, या इंग्लिश में इंसिडेंट रे है। तो एम एन इक्वल टू लिख लो आपतित किरण या इंसिडेंट रे। ठीक है, पीछे समझ में आ रहा है सबको कि थोड़ा फास्ट हो रहा है? ये फास्ट अब करना पड़ेगा, हल्का सा पेस बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर टाइम का वेस्टेज हो रहा है ना तुम लोग का, ज्यादा स्लो चलेंगे तो। ये सब टॉपिक तो बहुत, मतलब जब तुम लोग अपवर्तन पढ़ चुके हो तो ये तो बहुत आसान सा लग रहा होगा ना परावर्तन, उसका तो मतलब बच्चा वर्जन है। ठीक है, दूसरा लिखो एनपी इक्वल टू, तुम लोग बताओ एनपी क्या है? अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। वेरी गुड, तो एनपी इज इक्वल टू लिखो अपवर्तित सॉरी परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, एनपी। एनपी इज इक्वल टू परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। एमएन हो गया तुम्हारा आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। जो रे आ रहा है उसको हम लोग इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण बोलते हैं। जो रे टकरा के, जो चिकनी सतह से टकरा के जो निकलता है उसको हम लोग, जो परावर्तन होने के बाद निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद निकल रहा है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव रे बोलेंगे। ठीक है, और जो ये एन डैश एन है, एन एन डैश जो है, ये क्या है? नॉर्मल या अभिलंब। तो लिख लो एन एन डैश इज इक्वल टू नॉर्मल या अभिलंब। ठीक है, स्मॉल आई जो है वो क्या है, कोई बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोल रहे हैं? आपतित कोण। तो स्मॉल आई को लिख लो, स्मॉल आई इज इक्वल टू आपतित कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, स्मॉल आर कोई बताओ, पीछे से कोई बताओ तो, उधर से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी में कोई बताओ वहां पे? परावर्तन कोण। ठीक है, तो स्मॉल आर को लिख लो परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, बस नेमिंग कर दिए हैं, सबका नामकरण कर दिए हैं। नेक्स्ट लिखो परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ठीक है, इसमें लिखो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम लिखो, पहला नियम जो वहां पे था, अपवर्तन का पहला नियम किसी को याद है? एक बार में पूरा सुना सकता है कोई? तीनों एक ही तल में होता है। वहां पे क्या बोले थे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यहां पे क्या बदल देना है? एक वर्ड को खाली बदलना है, अपवर्तित किरण को परावर्तित किरण कर देना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिखो आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब। एवं अभिलंब, इंग्लिश वालों को सबका इंग्लिश ऑलरेडी लिखा चुके हैं तो इंग्लिश में अपना लिख लेना, हर वर्ड का इंग्लिश बता चुके हैं। तीनों एक ही तल, तीनों एक ही तल यानी कि प्लेन में होते हैं। ठीक है, यहां का दूसरा नियम लिखो, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। हाँ, ठीक है, बराबर होते हैं मतलब कि क्या बराबर है? आई, स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल आर, ये लिख लेना, स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, बहुत आसान है। यहां तक कोई डाउट आ रहा है इस बात में? सिंपल है भाई, एक रे आ रहा है जो चिकनी सरफेस से टकरा के निकल रहा है, जो रे आने वाला रे है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं?
आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। जो वो एंगल बना रहा है नॉर्मल यानी अभिलंब से बना रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? आपतित कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग स्मॉल आई से बोल दे रहे हैं। जो रे निकल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? परावर्तित किरण। जो रे निकल रहा है वो नॉर्मल यानी अभिलंब से जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। सिंपल दो लॉ बता दिए कि भाई ये तीनों एक ही प्लेन में रहेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। सिंपल है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पेरिस्कोप यानी कि पारीदर्शी। पेरिस्कोप क्या? हिंदी में पारदर्शी। पारदर्शी, हाँ पारदर्शी, ठीक है। ठीक है, ये होता क्या है? जो पानी के अंदर से जो देखने के लिए यंत्र यूज होता है उसी को हम लोग पेरिस्कोप या पारदर्शी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें लिख लो, यह एक प्रकाशीय यंत्र है। यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से पानी के अंदर से जिसकी सहायता से पानी के अंदर से बाहरी दुनिया को देखा जा सकता है। जिसकी सहायता से पानी के अंदर से बाहरी दुनिया को देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखो, इसका प्रयोग इसका प्रयोग किसमें होता है? पानी के अंदर क्या कौन सा जनरली यूज होता है? सबमरीन यानी कि पनडुब्बी। इसका प्रयोग पनडुब्बी में किया जा सकता है, किया जाता है। इसको तुम लोग पारदर्शी पढ़ते हो, परिदर्शी ही ना पढ़ोगे इसको। पेरिस्कोप को हिंदी में तो यही लिखा हुआ है परिदर्शी। पेरिस्कोप को यही तो लिखा हुआ है परिदर्शी, तो सही तो हम बोल रहे थे। जो पारदर्शी यहां पे कुछ लोग बोल रहे थे, अभी चेक किए हम गूगल पे भी परिदर्शी ही लिखा हुआ है। इसलिए हर्षिकार है, प हर्षिकार र में द और तालाब श में दीर्घिकार और र लगा हुआ ऊपर में। ठीक है, इसका प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर परिदर्शी काम करता है, यानी कि पेरिस्कोप काम करता है। प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर पेरिस्कोप यानी कि परिदर्शी काम करता है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या बोले। पहला पॉइंट बोले कि भाई पानी के अंदर से बाहरी दुनिया को देखने के लिए हम लोग पेरिस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, अब भाई अंदर से बाहरी दुनिया जनरली मोस्ट सबसे ज्यादा किस में यूज होगा? पनडुब्बी यानी सबमरीन में यूज होगा। तीसरा पॉइंट हम यह क्या बोल रहे हैं कि भाई प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत पे काम कर रहा है। परावर्तन हम बोल रहे हैं यानी कि यहां पे क्या होना चाहिए? कोई ना कोई चिकना सतह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण यानी मिरर बोलते हैं। कोई ना कोई टाइप का मिरर तो होगा जरूर अंदर। जैसे ही हम बोल रहे हैं कि ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कर रहा है, तो परावर्तन होने के लिए हमको क्या चाहिए? दर्पण यानी कि मिरर चाहिए। मिरर हम लोग आगे अभी जस्ट इसके बाद टॉपिक शुरू करेंगे। तीन तरह का होता है, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन मिरर। तो यहां पे कौन सा? समतल दर्पण होता है। जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं प्लेन मिरर, वो रहता है, उसी के कारण यूज होता है। क्वेश्चन में तुम्हारे ये पूछे हुए है कि पेरिस्कोप में कौन सा मिरर होता है, कौन सा दर्पण होता है, परिदर्शी में कौन सा दर्पण होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
परिदर्शी बनाने में, परिदर्शी बनाने में समतल दर्पण, इंग्लिश वाले प्लेन मिरर, परिदर्शी बनाने में समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर का प्रयोग किया जाता है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण या प्लेन मिरर जो भी लिखे उसको अच्छे से अंडरलाइन कर देना, ठीक है, उस वर्ड को खासकर अंडरलाइन कर देना, उसी वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए उसको अंडरलाइन कर देना, और क्वेश्चन भी यही बनता है कि पेरिस्कोप से, और वो तुमको ये नहीं बोलेगा कि भाई पूरा प्रिंसिपल समझाओ। एसएससी के एग्जाम में तुमसे आईआईटी का एग्जाम नहीं दिलवा रहा है कि प्रिंसिपल पूछेगा कि भाई कैसे वर्क कर रहा है पूरा, वो सिंपल पूछेगा कहां यूज हो सकता है, क्या किन चीजों में होता है, कौन सा उसमें दर्पण होता है, यही सब बेसिक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग दर्पण यानी कि मिरर, यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, मिरर यानी कि दर्पण। 2 सेकंड का होल्ड दे देते हैं, एक बार पेरिस्कोप को अच्छे से पढ़ लो, कोई डाउट आ रहा है, कुछ आ रहा है? थोड़ा हम स्पीड फास्ट किए हुए हैं, हमको पता है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि किसी को कोई डाउट आ रहा है, 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, 2 मिनट सांस ले लो, एक बार देख लो, पढ़ लो जो लिखे हो। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, क्योंकि पेरिस्कोप के अंदर जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है वो प्लेन मिरर के थ्रू देख रहे हैं, जो लाइट आ रहा है वो तो हम ऐसे भी, तुम पानी में रहोगे तब भी रिफ्रैक्शन आ रहा है, रिफ्रैक्शन तो नॉर्मली तुम पनडुब्बी में नहीं भी हो तब भी आ रहा है, लेकिन स्पेसिफिक ये डिवाइस जो है जिसके कारण तुम बाहर देख पा रहे हो, इसमें प्लेन मिरर यूज हो रहा है। अब कैसे प्रिंसिपल अंदर चल रहा है कि प्लेन मिरर कैसे वो कर रहा है, उतना डिटेल में घुसने का जरूरत नहीं है। नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं, पेरिस्कोप जो है सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करेगा। नहीं, उसका कहना है कि बाहरी दुनिया देख रहे हैं तो मीडियम चेंज हो रहा है ना, हवा से पानी, लेकिन देख तो अंदर से ही रहे ना। अंडर वाटर से बाहर भी तो देख रहे हैं, अंदर भी देख रहे हैं और बाहरी दुनिया भी देख रहे हैं। ऊपर की दुनिया भी तो थोड़ा देख सकते हैं उससे, ऐसा थोड़ा है कि ऊपर नहीं देख सकते, मेनली देखते हैं कि हाँ आसपास में जो एनिमी शिप्स है वो सब के लिए देखते हैं, यूज करते हैं। वाटर के सरफेस से ऊपर भी थोड़ा देख सकते हैं पेरिस्कोप से, आई थिंक सो, देख सकते हैं उससे, पेरिस्कोप से थोड़ा सा सरफेस से ऊपर भी, लेकिन मेनली यूज होता है इसके लिए कि भाई एनिमी का शिप देखने के लिए, सबमेरीन एनिमी का सबमेरीन है, या शिप भी तो देखने के लिए यूज होता है, शिप तो ऊपर रहता है पानी के ऊपर, शिप का वो भी तो देखते हैं। हाँ सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर तो क्रॉस किए ना शिप पूरा ऊपर, बेस होता है वो। क्या चीज? ठीक है, उस पार्ट पे हम आते हैं एक बार, यहां तक क्लियर है सबको, और कोई डाउट है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, मिरर यानी कि दर्पण। 2 सेकंड का हम ब्रेक दे दिए कि थोड़ा ज्यादा फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा प्रोसेसिंग में भी दिमाग में टाइम लगता है ना, कि भाई थोड़ा बात जमने दो, नहीं तो सब हवा 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 उड़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मिरर यानी कि दर्पण, आगे पढ़ेंगे वही, हाँ लेंस आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें लिखो, पहला लिखो, यह एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। यह एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। हाँ, इसमें एक सतह, इसमें एक सतह अत्यधिक चिकना होता है, एक सतह अत्यधिक चिकना होता है,
यह एक अपारदर्शी पदार्थ होता है, इसमें एक सतह अत्यधिक चिकना होता है तथा दूसरा सतह कलई रंग का होता है। ये कलई, कलई ही बोलते हैं इंग्लिश में भी कलई रंग को। एक बार देख लो कलई रंग का क्या है इंग्लिश। सिल्वर कोटिंग तो वो हो गया, चांदी या पारा का कोटिंग रहता है, लेकिन रंग बोल रहा है कि कलई रंग का। जो सिल्वर कोटिंग बोल रही हो वो चांदी या, इसको हिंदी में लिखते हैं चांदी या पारा का कोटिंग रहता है, यानी कि सिल्वर या इसका मर्क्यूरी का कोटिंग रहता है। कलई एक मतलब, एक बार इंग्लिश देखो ना कलई का, कलई वर्ड का इंग्लिश क्या है? डार्क ही होता है ना, वही डार्क, CARV, कार्व इंग्लिश उसका बोला है। हम भी नहीं सुने हुए हैं भाई, कोई सुना हो तो हमको नहीं पता, हम कलई ही जानते हैं उसको भी। ऑल्दो इंग्लिश मीडियम से हम खुद है, लेकिन उसको कलई ही रंग जानते हैं, कार्व रंग को हम सुना है भाई। ठीक है, तो और उसका जो सतह बना होता है ना, तुम जो बोल रही हो ना चांदी या उस इसका सिल्वर कोटिंग जो होता है, वो उसका सतह जो बना होता है वो होता है तुम्हारा मर्क्यूरी या चांदी का। जो सतह, जो पीछे का जो सतह बना रहता है दूसरा सतह, वो मर्क्यूरी यानी क्या कहते हैं, पारा यानी कि, और या सिल्वर यानी कि चांदी का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। पहला देखो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। दूसरा लिखो उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर, है ना। और तीसरा देखो अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। ठीक है, वो पेरिस्कोप वाला वो चेक कर रहे थे, वो बोला था बाहरी नहीं देख सकते, तो दिखा रहा है कि बाहर भी देख सकते हैं, बाहरी दुनिया को भी पेरिस्कोप से देख सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह तुम गूगल पे सर्च करोगे कैन नॉट सी तो कैन नॉट का एग्जांपल दिखाएगा, कैन सी सर्च करोगे तो कैन सी का दिखाएगा। ठीक है, एनीवे इस टॉपिक पे आते हैं, जो जितना रिलेवेंट है उतने पे जाओ, बहुत ज्यादा उसमें रिसर्च करने का अंदर घुस के जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं वो तो नीचे से ही पता चल जाएगा ना, पहाड़ अगर पानी में है जितना ऊपर होता है उतना। हाँ हाँ, तो सबमरीन तो नीचे नीचे चल रहा है ना, उसको अंदर ही चलना है। खैर एनीवे टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं, टॉपिक पे अभी रहते हैं। ये सब डिस्कशन क्लास के बाद आके हम यहीं रुके रहेंगे, तो ये अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे जिन लोगों को क्यूरियोसिटी हो रहा है उसमें। ठीक है, पहला लिखो समतल दर्पण। समतल दर्पण लिखो यानी कि प्लेन मिरर। इसमें पॉइंट वाइज लिखना। पहला पॉइंट, समतल दर्पण की परावर्तक सतह, समतल दर्पण की परावर्तक सतह यानी कि रिफ्लेक्टिव प्लेन जो होता है प्लेन मिरर का, बिल्कुल सपाट यानी कि प्लेन होता है। बिल्कुल सपाट यानी कि प्लेन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें कि भाई मिरर क्या होता है, यहां तक एक बार देख लेते हैं। मिरर क्या होता है? जिसका एक सतह जो होता है वो बहुत चिकना होता है, जिससे कि मेरा परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और दूसरा सतह जो होता है कलई रंग का होता है। दूसरा सतह जो है वो बना होता है या तो पारा से या पारा यानी कि मर्क्यूरी से, या चांदी यानी कि सिल्वर से बना होता है। फिर हम लोग देखें कि तीन तरह का हम लोग का दर्पण होता है। पहला हुआ तुम्हारा प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, दूसरा हुआ तुम्हारा उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर, और तीसरा हो गया तुम्हारा
अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। अब इंडिविजुअली हम लोग तीनों मिरर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उठाए उसमें कौन सा, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। नाम में ही समतल है, इसका मतलब इसका सतह जो होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा समतल दर्पण। जो हम लोग पीछे परावर्तन के एग्जाम्पल में दिखाए थे वो कौन सा दर्पण था, समतल दर्पण था, ठीक है। तो इसका जो परावर्तन सतह जो होता है वो क्या होता है, एकदम सीधा यानी कि सपाट होता है, यानी कि प्लेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, समतल दर्पण की फोकस की दूरी समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या, वक्रता, वक्रता ऐसे लिख देते हैं हम यहां पे, वक्रता त्रिज्या तो सब लोग लिख लेगा, वक्रता त्रिज्या यानी कि इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर। समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही क्या होता है, वेरी गुड, कौन बोला, अनंत होता है, इंफिनिटी होता है, ठीक है। लिखो दोनों ही अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, समतल दर्पण के द्वारा समतल दर्पण के द्वारा ठीक है। हम लोग यहां पे तीन चार बात बताए, समतल दर्पण से रिलेटेड तीन चार बात बताए कि इसका जो फोकस होता है, फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कौन त्रिज्या बोल लेते इसको, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होता है दोनों इसका क्या होगा, इंफिनिटी होता है। और दूसरा फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखे कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब जो इमेज बनता है, जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो बनता है वो क्या होता है, सबसे पहले वर्चुअल यानी कि आभासी होता है, क्योंकि वो मिरर के पीछे बनता है, वो रियल नहीं होता है। जो भी मिरर के पीछे पीछे साइड बन रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो असली नहीं है, वो बस हमको दिख रहा है, हमको लग रहा है, असल में वो नहीं है। जो लग रहा है वैसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल यानी कि आभासी बोलते हैं। इमेज जो होता है, प्लेन मिरर के सामने तुम सब लोग घर में आईना देखते होंगे, ठीक है। आप बोलते होगे कि नहीं हम तो ऐसे ही, लड़का लोग बोलेगा हम तो ऐसे ही उठ के ब्रश वश करते वक्त तो देखते होगे ना कम से कम, ठीक है। नहीं देखते हैं बोल रहा है ब्रश करते वक्त भी। कोई नहीं, कभी यहाँ पे ये मिरर है ना, इधर दिख रहा है ना सबको मिरर, तो ये जो है इसमें जो हम लोग हैं खिड़की में उल्टा दिख रहे हैं या सीधा दिख रहे हैं, जैसा दिख रहा है वैसे ही दिख रहे हैं ना, सीधा हाथ का राइट हैंड लेफ्ट हो जा रहा है, लेफ्ट राइट हो जा रहा है। लेकिन मेरा जो इमेज अगर हम ऐसे हैं तो ऐसे ही दिखेगा ना, ऐसे तो नहीं दिखेगा। तो इसीलिए इसमें इमेज जो होता है वो सीधा होता है। जो साइज है तुम्हारा, जो इसमें लंबा है वो लंबा दिखेगा, जो छोटा है वो छोटा दिखेगा, छोटा दिखेगा, और जितना लंबा है उतना ही लंबा दिखेगा वो। तो इसीलिए साइज, जो इमेज का मेरा साइज है वो क्या है, बराबर है। यही तीन पॉइंट लिखवाए, इन तीनों को अंडरलाइन कर देना, आभासी, सीधा और बराबर को भी अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इसमें हम लोग 5 पॉइंट समतल दर्पण से रिलेटेड क्या क्या बताए। पहला क्या है, उसका फोकस, सबसे पहले फोकस उसका समतल दर्पण का क्या है, अनंत या इंफिनिटी है। दूसरा मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अनंत या इंफिनिटी है। नहीं समझ में आ रहा है पीछे, साथ में रिपीट करो ना। 5 पॉइंट हम लोग समतल दर्पण से रिलेटेड 5 पॉइंट पढ़े। सबसे पहले हम लोग बोले इसका फोकस क्या होता है, अनंत होता है। पीछे से भी बोलो, इधर से पीछे से कोई नहीं बोल रहा है। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, इसका वक्रता त्रिज्या, वो भी अनंत या इंफिनिटी होता है। तीसरा बात बोले कि इससे जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आभासी यानी कि वर्चुअल बन रहा है। चौथा पॉइंट हम लोग क्या बोले, इसका इमेज क्या होगा, सीधा यानी कि इरेक्ट होगा। और पांचवा पॉइंट क्या बोले कि जो इमेज जो बनेगा वो वस्तु के साइज के बराबर का बनेगा।
ठीक है। एक बात और कोई बताओ, ये प्रतिबिंब पिट्ठू के पीछे बनता है दर्पण के, या आगे बनता है? पीछे बनता है, तो लिख लो यह प्रतिबिंब दर्पण के, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख लो, उदाहरण, समतल दर्पण का उदाहरण लिख लो। चेहरा देखने में, सब लोग चेहरा तो देखता ही है, कभी ना कहीं तो देख ही रहोगे अपना चेहरा। ठीक है, कॉमा, अभी तुरंत हम लोग कौन सा पढ़े थे? पेरिस्कोप, परिदर्शी, उसमें भी वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। ठीक है, और बहुत सारा एग्जाम्पल है, करने जाओगे तो हजारों एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई बताओ हमको। दो समतल दर्पण है, बचपन में वो अपना, बचपन में क्या, लड़का लोग तो अभी भी जाता होगा, लड़की लोग ब्यूटी पार्लर जाती हैं, लड़का लोग तो वो नाई का दुकान, टिपिकल नाई का दुकान जो होता है, सब लोग जाते हैं ना। सब हबीब में नहीं ना कटवा रहा है, उसमें क्या रहता है, एक शीशा इधर रहता है, एक शीशा पीछे रहता है, बीच में कुर्सी पे बैठा देता है। और हम लोग बच्चे थे तो एगो स्टूल, कुर्सी के ऊपर एगो स्टूल टाइप का छोटा सा डाल देता था, लकड़ी का पट्टा, उस पर बैठ जाते थे, और उससे हम लोग ऐसे झांकते थे कि कितना दिख रहा है। दिखने का कोई एंड था? अपना ही चेहरा कितने बार दिख रहा है ये हम लोग देखते थे। ऐसा किए हो तो कोई? सब लोग किए होंगे, हम काफी लोग किए होंगे, हम तो किए करते थे। वो जो छोटे थे तो उस पे स्टूल पे बैठ कर झांकते थे कि भाई कितना दूर तक हम दिख रहे हैं, लेकिन कभी गिनती में मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता था, और जितना झुकते थे उतना ज्यादा दूरी तक हम अपने आप को देख पाते थे, उतना मेरा प्रतिबिंब हमको दिख रहा था। एक प्रतिबिंब मेरा आगे का दिखता था, एक पीछे का। दो मिरर के बीच अगर मेरा चेयर रखा हुआ है तो एक पहले फ्रंट का दिखता था, पहला प्रतिबिंब, दूसरा पीछे का, फिर आगे का, फिर पीछे का, ऐसे करते करते हम जितना देखने गिनती करना चाहते थे कि अच्छा 9 है आज, अगली बार देख रहे हैं 10 है, अगली बार देख रहे हैं और बढ़ रहा है, तो कितना, दो ऐसे मिरर समतल दर्पण के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कोई वस्तु को, तो उसका कितना इमेज बन सकता है? इंफिनिटी बनता था। ये बचपन में नहीं पता था, इसीलिए हम लोग गिनने का कोशिश करते थे। कोशिश किए होगे ना? ये अटपटा सा नहीं लग रहा है ना? सबको किए होंगे, हमको लग रहा है लड़का लोग तो जरूर किया होगा, लड़की लोग को याद नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि बहुत दिन पहले कहीं होंगी। लड़का लोग तो अभी भी, हम लोग भी वहीं बैठते हैं नाई के दुकान पे। ठीक है, तो लिखो, जब किसी वस्तु में, सॉरी, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण, जब किसी वस्तु को, क्या वो, समतल समतल, जब किसी वस्तु को, अभी समतल पढ़ रहे हैं ना, दो समांतर, मतलब सिमिलर, समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है, समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है, तब उसके कितना प्रतिबिंब? अनंत। तब उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को दो लंबवत, दो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है, ऐसे देखो, एक समतल दर्पण ऐसे है, एक ऐसे है, ये वाला समानांतर वाला दिख गया, ये सबको लिख, समझ में आ रहा है? ये दूसरा वाला जो लंबवत बोल रहे हैं, एक ऐसे रखे, दूसरा उसके 90 डिग्री एंगल पे देख रहे हैं। जब किसी वस्तु को दो लंबवत समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है, तब उसके कितना, नहीं, कितना इमेज बनेगा ऐसे केस में? तीन कौन बोल रहा है? सही बोल रहा है, तीन इमेज, तीन प्रतिबिंब बनते हैं।
ठीक है, जब अगर पैरेलल में रखा हुआ है, समानांतर रखा हुआ है, तो क्या कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे। और अगर लंबवत रखा हुआ है यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे रखा हुआ है, तो उसके कितने बनेंगे, 3 इमेज बनेंगे। ये दो, ये पहला वाला तो सबको याद होगा, याद नहीं भी होगा तो एग्जांपल से पक्का याद आ जाएगा। सब लोग याद करेगा कि वो मिरर में, ऐसा एग्जांपल याद रह जाता है। हमको तो रह जाता था, अगर क्लास में कोई बताए टीचर ऐसा इस टाइप का एग्जांपल, वो याद रह जाता था कि हाँ समतल दर्पण वाला तो घर उसमें नाई के दुकान में हम देखते थे। इसको खाली याद करना पड़ेगा कि इसमें टोटल मेरा 3 बनता है। ठीक है, कैसे के डिटेल में घुसने का जरूरत नहीं है तुम लोग के सिलेबस के हिसाब से, फिजिक्स में मतलब रिसर्च नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तुमको बस क्वेश्चन पूछेगा 3 कितना इमेज बनता है, ठीक है, उतना कैसे में अगर जाने लगेंगे तो क्लास फिर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कनकेव मिरर। देखो ये हम बार बार फर्स्ट क्लास में भी हम बोले थे कि क्या पढ़ना है ये तो पता होना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टूडेंट लोग गलती करता है। ठीक है, क्यूरियोसिटी है तुम्हारे अंदर, क्यूरियोसिटी को कुछ दिन शांत रखो, और क्या नहीं पढ़ना है ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए। एक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एनालिसिस बोलते हैं हम लोग उसको। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये होता है कि मान लो अगर एक किताब है, मान लो एक किताब है 400 पन्ना का, ठीक है, और उससे एक क्वेश्चन बनेगा। ये 400 पन्ना का किताब पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन पक्का 100% आएगा और 100% बन जाएगा। तो क्या इसको पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे, यस सर बोल रहा है तुम्हारे पास 1 साल 1.5 साल का टाइम रहता है तैयारी करने में। तुम 400 पन्ना का क्वेश्चन किताब पढ़ के एक पढ़ रहे हो, तो 400 पन्ना पढ़ के एक कर रहे हो, ये तो फायदा देख रहे हो। लेकिन उस 400 पढ़ने में जितना कुछ और किताब पढ़ लेते और उससे कितना सारा क्वेश्चन तुम कर लेते, वो तुम घाटा नहीं देख रहे हो। उसी को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं कि कितना मेरा समय का कितना वो है, कॉस्ट है। तो उसी हिसाब से करना है कि भाई यहां अगर हमको लग रहा है कि एक क्वेश्चन बना, छोड़ देंगे हम इस क्वेश्चन को। उस 400 पन्ना को पढ़ के एक क्वेश्चन करने से अच्छा है कि हम वैसे किताब पढ़ेंगे जिससे कि मेरे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, या मेरे पढ़े हुए किताब को रिवाइज करेंगे हम, क्योंकि ताकि छूटे नहीं क्वेश्चन। तो ये चीज जरूर पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो लोग नया नया तैयारी कर रहे होंगे उन लोग को सबसे बड़ा यही दिक्कत आता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो 2-2 घंटा न्यूज़पेपर में निकल जाता है। होता होगा, अगर ऐसा कर रहे होगे, जो सीरियसली कर रहे होगे तैयारी, वो मेरा बात कैच कर पा रहे होगे कि भाई अब हिंदू लेके बैठे या इंडियन एक्सप्रेस, यही दोनों मेनली पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए, लेके बैठ रहे हैं, 2 घंटा न्यूज़ पेपर में निकल गया। तो तुमको पता रहना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बात समझ रहे हो, ज्यादा अंदर किस न्यूज को कितना पढ़ना, किस न्यूज तुम्हारा काम का नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। जीके के लिए पढ़ते होगा न्यूज़पेपर, कोई हाँ नहीं बोल रहा है, पढ़ रहे हो ना न्यूज़पेपर सब लोग। टाइम लगता था ना शुरू शुरू में, याद है ना, स्टार्ट में पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था क्या पढ़े, 1.5 2-2 घंटा लग जाता था। अगर हिंदू का एडिटोरियल 4-5 पढ़ोगे, अगर इंग्लिश वाला एसएससी का इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए एडिटोरियल तो पढ़ना ही पड़ता होगा, उसी में भाई बहुत टाइम समय लग जाता था। चलो नेक्स्ट लिखो, अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर, अवतल अवतल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा परावर्तक सतह होता है वो अंदर की तरफ मुड़ा होता है ऐसे। तो इसमें लिखो अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर घुसा हुआ होता है, या धसा भी लिख सकते हो। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ होता है। ठीक है, ये डायग्राम बना देना। ये जो हम ऐसे ऐसे लाइन खींच रहे हैं, ये परावर्तक सतह है या दूसरा वाला परावर्तक सतह है? ये सबको समझ में आ रहा है ना कि जिधर प्लेन है, जो चिकना वाला है, जो चिकना वाला सरफेस है, वहां पे मेरा परावर्तन हो रहा है, यानी कि मेरा रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो जो फ्रंट में चिकना वाला सरफेस है वो हो रहा है। और ये जो पीछे काला लाइन बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? ये कलई वाला बना रहे हैं, जो चांदी या पारा का होगा जो बोल रहे थे, ये पीछे वाला सरफेस है। मेरा लाइट जो है यहां से आ रहा है और वापस इधर आ रहा है।
तो मेरा जो चिकना सरफेस है वो उसको हम प्लेन रख रहे हैं, और जो पीछे वाला सरफेस है उस पे हम ऐसे ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं। तो इसका जो ये सतह है, जो चिकना सतह जिसपे मेरा परावर्तन होगा, वो क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस को हमेशा कैपिटल एफ से लिखते हैं, और वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कैपिटल कर्वेचर को कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है। मतलब इंग्लिश वाले निगेटिव। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होता है, ये लिख दिए हम, यानी कि निगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक इंग्लिश में जो हिंदी का कठिन वर्ड है, अगर लग रहा है तो निगेटिव लिख दो। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस वी और R इज इक्वल टू माइनस वी, मतलब ये माइनस वी समझते हो ना, पॉजिटिव होता है तो प्लस वी लिखते हैं और निगेटिव होता है तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, उसका पॉजिटिव था कि निगेटिव था? पॉजिटिव निगेटिव का कोई बात ही नहीं था। अगर क्वेश्चन में तुम्हारा पॉजिटिव अनंत था, वो इंफिनिटी था। इंफिनिटी का कोई डेफिनेशन नहीं होता, इट इज नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अवतल दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक यानी कि रियल तथा आभासी यानी कि वर्चुअल, अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक यानी कि रियल तथा आभासी यानी कि वर्चुअल दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो कौन से केस में कब बनेगा, इसका लिखो, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने फोकस के अंदर होते हैं, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस के अंदर होते हैं, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बोले भाई, कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में जो होता है फोकस और तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है। यहां तक क्लियर है सबको? उसके बाद हम लोग बोले कि भाई जैसे तुम पैर थोड़ा अंदर रखो, बार बार लग रहा है, थोड़ा सा पीछे कर लो ना, चेयर फट जा रहा है बार बार। तो जो हम लोग समतल दर्पण पढ़े थे उसमें हम लोग कैसा इमेज पढ़े थे, आभासी पढ़े थे या रियल पढ़े थे? आभासी यानी कि वर्चुअल पढ़े थे। यहां हम लोग क्या बोल रहे हैं कि
दोनों तरह का हो सकता है, आभासी भी हो सकता है या वास्तविक भी हो सकता है। यही लिखे ना, इसके जस्ट पीछे वाले लाइन में यही लिखे हैं कि यहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी भी बन सकता है, यानी कि वर्चुअल भी बन सकता है, या वास्तविक यानी कि रियल भी बन सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। कुछ केसेस में होगा कि आभासी बनेगा, कुछ केसेस में होगा कि वो वास्तविक बनेगा, है ना। तो कब कौन से केस में क्या बनेगा इस चीज को देख रहे हैं। सबसे पहले उसके लिए हम लोग बताएं कि फोकस होता क्या है किसी भी मिरर में। जैसे उसमें तो इंफिनिटी था, फोकस क्या होता है, जब एक समान वाले जो पैरेलल लाइट है जब गिरता है मिरर पे, तो एक ही पॉइंट पे वो कन्वर्ज होता है, एक ही पॉइंट पे वो आके आता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में भी दिखाएंगे कि उसमें कैसे बनता है। ये कनकेव मिरर में जो है फोकस कैसे बनता है, जब पैरेलल लाइन मिरर के ठीक परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल लाइन एक साथ जब मिरर पे पड़ेगा तो जिस पॉइंट पे वो वापस आके गिरता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। यहां तक क्लियर है। अब पहला पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने और फोकस के अंदर, मतलब इसके इस साइड नेमिंग कर देते हैं इसको, मान लो ए कर देते हैं और इधर यहां बी कर देते हैं, तो ए एफ के बीच या एफ बी के बीच का बात कर रहे हैं हम। क्या दूसरा पॉइंट जो अभी जस्ट जो पॉइंट लिखवा है उसको एक बार पढ़ो। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस के अंदर होते हैं तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये लिखवा है। तो हम फोकस के अंदर बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरा वस्तु यहां पे ए और एफ के बीच है या एफ और बी के बीच है, ए और एफ के बीच है, मतलब मिरर और फोकस के अंदर है। जब यहां पे कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। अब तुम लोग बताओ, जब पीछे बन रहा है तो इमेज कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, वास्तविक नहीं बन रहा है, पीछे बन रहा है तो दोनों बन रहा है, कोई बोल रहा है। जब फोकस के अंदर है तो, और हम बोल रहे हैं कि इमेज जो है मेरा कहां बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, तो जब पीछे बनेगा तो वो कैसा होगा, आभासिक होगा। जब आगे बनेगा, रियल वर्ल्ड में बनेगा तब ना वो वास्तविक होगा। वो मिरर के पीछे बन रहा है मतलब वो क्या होगा, आभासी होगा। तो नेक्स्ट लाइन इसी में लिखना, पहले लिख चुके हम लोग, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने और फोकस के अंदर होते हैं तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब लॉजिकल बात है, यह प्रतिबिंब आभासी कॉमा सीधा यानी कि इरेक्ट एवं वस्तु से बड़ा होता है। यह प्रतिबिंब आभासी कॉमा सीधा एवं वस्तु से बड़ा होता है, मतलब ये जिस साइज का है उससे बड़ा साइज का इसके मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, सीधा रहेगा, जैसे ऐसे सीधा है ये भी सीधा रहेगा, और ये क्या रहेगा, वर्चुअल यानी कि आभासी। तीनों वर्ड को अंडरलाइन कर दो, आभासी को अंडरलाइन कर दो, सीधा को अंडरलाइन कर दो, और वस्तु से बड़ा को अंडरलाइन कर दो। ठीक है, एक केस हम लोग देख लिए कि वो फोकस और इसके बीच है, मिरर के बीच। दूसरा केस क्या होगा, फोकस के बाहर। तो लिखो, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने फोकस के बाहर हो तब प्रतिबिंब वास्तविक यानी कि रियल एवं उल्टा यानी कि इन्वर्टेड। वास्तविक एवं उल्टा यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं, एवं उल्टा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं। और यह प्रतिबिंब जिस ओर वस्तु है
जिस ओर वस्तु है उसी ओर बनता है। जिस ओर वस्तु है उसी ओर बनते हैं। ठीक है। हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण में दो बात बोले कि यहां पे भाई आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है, मतलब वर्चुअल भी इमेज हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो भाई दो केस बन रहा है, इसका मतलब कि कुछ केसेस में होगा वो आभासी इमेज बनाएगा यानी कि वर्चुअल बनाएगा, और कुछ केसेस में वो रियल बनाएगा यानी कि वास्तविक बनाएगा। अब अगर वस्तु जो है मेरा फोकस के अंदर हो तो इमेज जो है मिरर के पीछे बन रहा है। तो पीछे बन रहा है इसका मतलब पहले ही समझ में आ गया कि मेरा क्या हो गया, वो आभासी हो गया, आभासी और सीधा हो गया। ठीक है। और अगर वस्तु मेरा फोकस के बाहर हो तो लास्ट लाइन अभी हम क्या लिखवाएं, यह प्रतिबिंब वस्तु की ओर बन रहा है, मतलब मिरर के पीछे नहीं, जिधर वस्तु है उसी ओर बन रहा है, मतलब रियल वर्ल्ड में बन रहा है। तो रियल वर्ल्ड में बन रहा है तो वो कैसा बनेगा इमेज, रियल यानी कि मेरा वास्तविक बनेगा। और तुम्हारा इमेज जो होगा वो उल्टा होगा, मतलब ऐसे है तो ये ऐसे दिखेगा इमेज। ठीक है। और जो है तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है, और जिस साइड है मेरा वस्तु उसी साइड बन रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। एक बार और ठीक है, रिपीट कर देते। ये कनकेव मिरर है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है। अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, जब पैरेलल लाइन लाइट का जिस पॉइंट पे गिरता है एक ही पॉइंट पे वापस टकरा के मिरर से, मिरर है दर्पण है, उससे टकरा के वापस लाइट आएगा। वो जब पैरेलल लाइन टकरा के जिस पॉइंट पे आता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, फोकस बोल दे रहे हैं, जो कि यहां पे क्या होता है, निगेटिव होता है। अभी तुरंत फोकस थोड़ी देर पहले पहले तक क्या होता है मेरा, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है। यहां तक क्लियर। अब हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग समतल दर्पण पढ़े, उसमें जो भी इमेज होता है वो मेरा क्या बनता है, वर्चुअल यानी कि आभासी, वो रियली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो मिरर के पीछे बन रहा है, इसीलिए वो आभासी है, हमको लग रहा है, असल में वो इमेज नहीं बन रहा है। ठीक है। तो यहां पे भी कोई केस हो सकता है, या तो आभासी होगा या वास्तविक होगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोले कि कैसा इमेज बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक, दोनों बनेगा ना, नहीं समझ रहे हो। अभी तुरंत तो बोले अवतल दर्पण में कैसा इमेज बनेगा, आभासी बनेगा कि दोनों बनेगा, आभासी भी बन सकता है वास्तविक बन सकता है। आभासी मतलब जब मिरर के पीछे इमेज बनता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी बोलते हैं, और जो मिरर के आगे जिस तरफ मिरर है, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ बन रहा है, मतलब असली दुनिया में बन रहा है, तो वैसे इमेज को हम लोग वास्तविक यानी कि रियल बोल सकते हैं। अब हम लोग भाई साहब बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का बन सकता है, तो दो प्रकार में इसको हम लोग बांट दिए। पहला प्रकार ये हम बोले कि फोकस और मिरर के बीच अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, मेरा जो वस्तु है वो फोकस और जो दर्पण है उसके बीच में कहीं भी रखा हुआ है, मतलब फोकस के बाहर नहीं, फोकस के अंदर है, तो ये जो इसका जो इमेज है वो मिरर के अंदर बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के अंदर बनेगा, दर्पण के अंदर यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। पीछे बन रहा है इसका मतलब कैसा बन रहा है, वो आभासी बन रहा है। उसमें दो पॉइंट और लिखवा है कि आभासी के अलावा वो मेरा सीधा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, और तीसरा पॉइंट लिखवा है कि वो बड़ा रहेगा। दूसरा केस क्या हो गया कि ये फोकस के बाहर हम अपना वस्तु रखे हुए, ये मिरर रखा हुआ है मेरा, ये दर्पण रखा हुआ है और ये फोकस है मान लो, तो फोकस के बाहर हम कहीं भी अपना वस्तु रख रहे हैं। इसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल यानी कि वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा यानी कि इन्वर्टेड, ऐसे उल्टा और रियल वर्ल्ड में बनेगा। ठीक है। और ये किस साइड बनेगा, वस्तु की तरफ बन रहा है कि मिरर के पीछे बन रहा है, वस्तु के तरफ बन रहा है, यही बात बोले हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट इसी में लिखो अवतल दर्पण का उपयोग यानी कि एग्जाम्पल्स, अवतल दर्पण का उपयोग यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ कनकेव मिरर। पहला लिखो, दाढ़ी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, शेविंग। ठीक है, शेविंग में इस मिरर का यूज होता है, दाढ़ी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। सेकंड लिखो, डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा रोगी के
डॉक्टर के द्वारा रोगी के दांत, कान, नाक, दांत, कान, नाक इत्यादि देखने में। ठीक है, हम आ रहे हैं उस पे। नेक्स्ट लिखो, गाड़ी के हेडलाइट में। टॉर्च बोल रहा था ना कोई यहां से? हाँ, सही बोल रहा था, गाड़ी के हेडलाइट में। नेक्स्ट लिखो, टॉर्च में। टॉर्च सब लोग देखो ना, अंदर एक मिरर लगा हुआ है, वो क्या है तुम्हारा? वो कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण है। ये एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि डेंटल डॉक्टर, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो क्या लिखोगे उसमें? अवतल दर्पण। ठीक है, अभी लिखवाए ना दांत देखने में, तो डेंटल डॉक्टर जो होते हैं वो क्या होता है? दांत देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, मतलब कान, नाक वगैरह सब लिखवाए हैं, लेकिन उन लोग को फेवरेट डेंटल ही लगता है। रह रह के डेंटल पूछता है। वो कभी अगर दांत दिखवाने के होगा, छोटा सा ऐसा रहता है, डंटी टाइप का लगा रहता है और छोटा मिरर रहता है, उसको मुंह में डाल के वो लोग देखते हैं अंदर का, कि तुम्हारा जो पीछे जो चॉकलेट खाए हो उससे जो सड़ा हुआ दांत है वो देखते हैं। तो वो उसमें जो मिरर रहता है जो तुमको बहुत दर्द करवाएगा बाद में, वो क्या होता है? अवतल दर्पण। कोई दांत का काम नहीं करवाए हो क्या? बहुत दर्द करता है ना दांत में, कुछ भी हल्का भी करवाओ भाई, बहुत सेंसिटिव होता है। वो सुई भी वहां लगा देता है तो ऐसा लगता है आज जान ही ले लो भाई। चश्मा में लेंस होता है, दर्पण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। यहां तक समझ में आया? एक सेकंड रुक जाते हैं यहां तक, ठीक है? थोड़ा फास्ट हो रहा है हमको लग रहा है, थोड़ा सा सबका चेहरा मुरझाया मुरझाया सा फील दे रहा। हाँ, हम्म, देखना पड़ेगा, एक मिनट, क्या बोल रहे थे? आगे देखो, कुछ लोग को फास्ट कैचिंग है, कुछ लोग का सबके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। हम देख के बता रहे एग्जाम, एक बार हमको पहले पढ़ा लेने दो, सारा एग्जाम्पल हम बता देंगे, उसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो आगे आने वाला है। ठीक है, हाँ, इसी टॉपिक में आने वाला है, इसी में आएगा, आगे आगे नहीं एग्जाम। या तो अगर तुम्हारा इंडिविजुअल क्वेश्चन है तो क्लास के बाद हम रुके रहते हैं, यहाँ पूछ लो। ठीक है, यहां तक जो पढ़ाए उसमें कोई डाउट आ रहा है? ठीक है, ये जो बड़ा छोटा है सब लिखवाएंगे कि किसमें बड़ा हो दिखेगा, किसमें छोटा दिखेगा। इसका क्वेश्चन आ रहा है कि सर कौन से मिरर में बड़ा दिख रहा है, कौन से में छोटा दिख रहा है। वो म्यूजियम में जाते नहीं है, म्यूजियम में जाते तो कभी मेरा इमेज बड़ा हो जाता है, म्यूजियम नहीं सॉरी, साइंस सेंटर में। पटना साइंस सेंटर गए हो कोई? वो गांधी मैदान के पास जो है, हाँ, उसमें है ना बहुत सारा मिरर है जो छोटा हो जाता है कभी बड़ा भी। अच्छा, दरभंगा में भी है? अच्छा, दरभंगा में साइंस सेंटर है? म्यूजियम में बोल रहे हो? अच्छा, म्यूजियम में है। अच्छा, दरभंगा का म्यूजियम, हम है दरभंगा के ही, यहीं के हैं, लेकिन हम दरभंगा म्यूजियम में कभी बचपन में गए होंगे तो गए होंगे, उसके बाद हम आज तक नहीं गए। कुछ जो सब बोलते हैं कि कुछ नहीं है, दो चार राजा का कपड़ा उपड़ा है, देखने क्या जाइएगा। हाँ? बोल रहा है, वो भी बोल रहा है कि मिरर उड़र है, तो अब हम पक्का 2-4 दिन में म्यूजियम जरूर घूम के आएंगे। ठीक है, ये सब चीज देख के अच्छा लगता है, जब प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब चीज देखने में मजा आता है, ये सब हिस्टोरिकल चीजें सब। ठीक है, चलो अब हम लोग यहां तक क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट लिखो, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह कहां होगा? अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर? बाहर की ओर, तो लिखो बाहर की ओर होते हैं। उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह बाहर की ओर होते हैं। ये हो गया तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। इसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस इधर है या इधर है? जो मेरा परावर्तन का सतह इधर है या इधर है? मेरे बाएं है या दाहिने है? बाएं है। ये यहाँ आंख है, ये रिफ्लेक्शन वाला है, और ये मेरा कलई वाला सरफेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, जस्ट उल्टा होते जाएगा, बहुत आसान है ये। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या यानी कि फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ही
घनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी, कॉमा सीधा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी, कॉमा सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, ये देखो, इसमें जो है उत्तल दर्पण में इस साइड से मेरा ये बीच का लाइन है। ठीक है, ये नॉर्मल, ये लाइन जो परपेंडिकुलर जब सॉरी पैरेलल जब लाइन आएगा तो टकरा के ये वापस इधर ही आ जाएगा। ये मेरा मिरर का यानी कि दर्पण का सरफेस है, पैरेलल लाइन जब इस पे आ रहा है तो टकरा के अंदर घुस जाएगा मिरर के, कि वापस चला जाएगा, वापस चला जाएगा। तो ये दो ए बी सी डी, ये चारों पैरेलल लाइन को हम ऐसे ला रहे हैं और वापस ऐसे टकरा टकरा के सरफेस से निकल जा रहा है। इसका जब पीछे इसको हम ट्रेस करेंगे मिरर के अंदर, जब इस लाइन को ट्रेस करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये गिरेगा इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये डायग्राम, ये जो आने वाला है, ये ए, ये बी, ये सी, ये सी, ये डी, ये चार लाइन मेरा, ये जो चार प्रकाश का लाइन आ रहा है और वापस ये टकरा के ऐसे गया और ये वाला इधर गया और इधर गया। अगर इसी लाइन को अगर पीछे जब ट्रेस करेंगे तो पीछे जिस पॉइंट, जिस बिंदु पे सारा लाइन आएगा उसको हम लोग फोकस बोल रहे हैं। ये डायग्राम बना लेना। कनकेव वाले का वो डायग्राम बना लिए थे, ये वाला डायग्राम बनाए थे। कनकेव वाला कहां गया? हाँ, ये वाला बनाए थे ना, वैसे ही कन्वेक्स वाले में ये बना लो। ठीक है, ये डायग्राम, ये सबको समझ में आ रहा है ना? ये लाइन को पीछे हम ट्रेस कर रहे हैं, ये डॉट डॉट है, ये रियल में नहीं आ रहा है लाइट, इसको हम वापस ट्रेस कर रहे हैं। तो ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग बोले कि फोकस जस्ट उल्टा है, कनकेव के सब कुछ उल्टा ज्यादातर चलेगा। वो है पॉजिटिव बनेगा फोकस, और तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, और फोकल जो होता है वो क्या होगा, दूरी, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोले कि इस दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब है वो मिरर के पीछे ही बनेगा। तो पीछे ही हमेशा बनेगा मतलब कैसा होगा वो? एक मिनट डायग्राम बनाना छोड़ के बताओ हमको पहले। जब हम मिरर के पीछे ही बनेगा हमेशा, जितनी बार प्रतिबिंब बनेगा वो लाइट टकरा कर उधर जाएगा और प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, तो वो कैसा बनेगा? आभासी ही होगा हमेशा। ठीक है, और आभासी होगा, साथ में वो क्या होगा, सीधा, मतलब वस्तु अगर ऐसा है तो इमेज ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और वस्तु से वो क्या होगा, छोटा होगा। कनकेव में जो है, उत्तल दर्पण में हम लोग क्या बोले थे, दो तरह का हो सकता है, आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। यहां सिर्फ आभासी है क्योंकि यहां का फोकस पीछे है, तो फोकस के अंदर और फोकस के बाहर का कोई बात हो ही नहीं सकता। यहां ऐसा बोल सकते हैं कि वस्तु मेरा मिरर और फोकस के बीच में, वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच में हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस जो है उसका मिरर के अंदर है, अंदर कैसे घुसा के वस्तु को रख लोगे? फोड़ के अंदर घुसोगे तो मिरर खत्म हो गया। तो वस्तु को मिरर और फोकस के बीच या फोकस और उसके बाहर वाला बात नहीं आता है। कनकेव मिरर का फोकस जो होता था वो कहां होता था, बाहर रियल वर्ल्ड में होता था। इसीलिए अगर फोकस और कनकेव मिरर के बीच रख रहे हैं तो वैसा इमेज क्या बन रहा था मेरा? नहीं, अगर फोकस और इसके बीच रख रहे हैं, मिरर जो कनकेव मिरर था,
यहां अगर रख रहे हैं फोकस और इसके बीच रख रहे हैं तो मेरा क्या बन रहा था, आभासी बन रहा था। और फोकस के अगर बाहर रख रहे थे तो वो वास्तविक बन रहा था। और अगर पूरा मिरर का बात करें तो दोनों बन रहा था कि आभासी और वो। लेकिन कन्वेक्स मिरर में फोकस के अंदर बाहर का कोई बात ही नहीं है, जो है इधर ही रहेगा। तो इसीलिए इसमें हमेशा इमेज जो होगा वो मेरा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण का एग्जांपल लिख लो, उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, पहला लिखो, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, कार में तुम शीशा देखे होगे तो उसमें लिखता है ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर एंड क्लोजर, क्लोजर एंड स्मॉलर देन यू, देन दे अपीयर। हाँ, ऑब्जेक्ट्स अपीयर आर क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे अपीयर, स्मॉलर देन दे अपीयर मतलब वो छोटा और पास दिख रहा है। इसमें यही बोल रहे हैं ना कि वस्तु से छोटा दिखेगा। ठीक है, तो उसमें लिखा भी रहता है मिरर में, अगर रखोगे कुछ कुछ मिरर में, कार के मिरर में लिखा रहता है। तो मतलब वहां पे क्या, कौन सा मिरर यूज हो रहा है, मेरा कन्वेक्स मिरर, यानी कि मेरा उत्तल दर्पण यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में। ठीक है, अब तुम जो क्वेश्चन कर रहे थे वही बात उसी पे आ रहे हैं, वही हम बोल रहे थे कि उस टॉपिक पे आ रहे हैं। जब मेरा इमेज जो है एक जैसा दिख रहा है, जिस साइज का इमेज है उसी साइज का है, तो वो ज्यादा चांसेस है कौन सा मिरर होगा, समतल दर्पण होगा। अगर मेरा जो इमेज है वो छोटा दिख रहा है तो वो कौन सा होगा, अभी तुरंत पढ़े, उत्तल दर्पण यानी कि कनकेव, कन्वेक्स मिरर। और यानी, और अगर इमेज जो है मेरा वो बड़ा दिख रहा है तो वो कैसा होगा, मेरा अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, नोट करके लिख लो, या नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे, आज का काफी हो गया है। ठीक है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं इससे बेटर। तुम्हारा था कि बड़ा कौन दिखेगा और छोटा कौन, वो लेंस से दिखेगा ना। और वो तो लेंस में लेंस लगा रहता है, दर्पण थोड़े रहता है, लेंस अलग चीज हो गया। लेंस टॉपिक पे तो आने दो, अभी दर्पण पढ़ रहे हैं। तुम बोल रहे हो कि दूर का चीज अगर नहीं दिखाई दे रहा और वो देखना है, हम समझ गए तुम्हारा पॉइंट। दूर का चीज हमको नहीं दिख रहा है तो चश्मा में मेरा कौन सा वो लगा रहता है, दर्पण नहीं लगा रहता है। क्वेश्चन गलत पूछो, वो उसमें लेंस लगा रहता है। वो आगे आएंगे, पूरा लेंस पढ़ाएंगे हम, उस डिफेक्ट को भी बताएंगे, हाइपरमेट्रोपिया होता है, मायोपिया होता है, सब पढ़ाएंगे। अच्छा, स्टॉप कर। अच्छा, हाँ।